उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। हाल ही में किए गए निरीक्षण के दौरान तमाम अवैध मदरसों की पुष्टि हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चाहे अवैध मदरसे हो या अतिक्रमण हो, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में इस तरीके की चीजें किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। पूरे विश्व के लिए उत्तराखंड आस्था का केंद्र है, इसीलिए यहाँ पर सभी कार्य पारदर्शी होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अतिक्रमण पर कार्रवाई चल रही है और अवैध मदरसों के लिए भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अगर इस तरीके की बातें सामने निकल कर आती हैं तो उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया की एक अलग सोच है। आस्था और श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपने इस अभियान में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड में शीतकालीन प्रवास का निमंत्रण पत्र जो है वो दिया है। इसकी जानकारी सीएम धामी ने अपने 2 दिवसीय दौरे से वापस लौटने के बाद देहरादून पहुंचने पर मीडिया से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड आने का औपचारिक निमंत्रण दिया गया है और उन्होंने इस पर सहमति जताई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे और फरवरी में शीतकालीन पर्यटन स्थल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार राज्य के विकास में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। धामी ने कहा कि ये मुलाकात राज्य की उन्नति और योजनाओं को गति देने में सहायक भी सिद्ध होगी। तो 28 जनवरी को आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन जो है वो कर सकते हैं। इसको लेकर फिलहाल मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि निमंत्रण जो है उन्हें दे दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड जो है वो आ सकते हैं और साथ ही साथ फरवरी में शीतकालीन पर्यटन स्थल का दौरा भी जो है नरेंद्र मोदी करेंगे। और यहाँ पर कहा है उन्होंने कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास में हर संभव सहयोग यानी मदद जो है वो करेगी और उन्नति और योजनाओं से गति जो है उत्तराखंड को दी जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए प्रयास जो है वो धामी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें ये राष्ट्र खेलों का आयोजन भी है। धनराज गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, बताइएगा कितना अहम ये रहने वाला है पीएम का दौरा, क्योंकि राष्ट्र खेलों की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा जरूरी था और लगातार यही कहा जा रहा था कि धामी सरकार में जब ये खेलों का आयोजन होगा अलग छवि आएगी उत्तराखंड की बाहर। जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जो शीतकालीन यात्रा है वो भी उसको बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। और वही देखिएगा कि इस बार कहीं ना कहीं उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय जो खेल है उनकी मेजबानी करने का मौका मिला है, तो उसको भी बढ़ावा देने के लिए कि तमाम जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर आए, तमाम जो पर्यटक है उत्तराखंड के अंदर है उसको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में दिल्ली दौरे पर थे और दिल्ली दौरे पर पहुंचकर उन्होंने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया है और माना जा रहा है कि 28 तारीख को यानी कि 28 जनवरी को जब खेलों का शुभारंभ होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आकर उसको करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं उससे लगता है कि जो उत्तराखंड का पर्यटक है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और जिस तरीके से खिलाड़ियों को आगे लाने का प्रयास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको भी बढ़ावा जरूर मिलेगा। बिल्कुल धनराज, यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर 28 जनवरी को आते हैं यानी कि उत्तराखंड में, तो ये विकास की सरकार यानी कि धामी सरकार की भी अगर बात की जाए तो लगातार विकास की बात की जाती है और पीएम मोदी की विकास जिस तरीके से उनका सपना है उसको लेकर भी लगातार पुष्कर सिंह धामी चर्चा करते हैं। तो फिलहाल किस तरीके से ये जोश और जज्बा दुगना होता हुआ नजर आएगा अगर 28 जनवरी को पीएम आते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए यदि 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं तो कहीं न कहीं लाजमी है कि जो युवाओं के अंदर एक तरह का उत्साह होता है वो अलग ही देखने को होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की धरती पे आए हैं तो कहीं न कहीं जो उत्साह देखने को मिलता है वो अलग ही होता है। और वही देखिएगा कि चुनाव भी इस समय चल रहा है नगर निकाय का, तो माना जा रहा है कि 25 तारीख को इसका परिणाम भी आ जाएगा, तो उसके बाद जो प्रत्याशी जीते हुए होंगे वो भी कहीं न कहीं इससे उत्साहित जरूर होंगे, क्योंकि एक तो जीत की खुशी और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आने की खुशी, कहीं ना कहीं उत्साह डबल हो जाएगा। तो देखिएगा कि जो खेल उत्तराखंड के अंदर होने हैं वो एक अपने आप में बड़ी बात इस बार हुई है कि उत्तराखंड को इसकी मेजबानी करने का मौका मिला है, तो लाजमी है कि उत्साह कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल धनराज, यहाँ पर शीतकालीन पर्यटन स्थल का दौरा भी जो है पीएम करेंगे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शीतकालीन यात्रा पर तमाम जो पर्यटक हैं या श्रद्धालु हैं या यात्री हैं वो आए, उनको बढ़ावा मिले। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा कि जब 2024 की चारधाम यात्रा चली तो प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं जो पहली पूजा केदारनाथ में की गई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई थी। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा से अलग ही लगाव देखने को मिलता है। इस बात को कई बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मंचों से कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से एक अलग लगाव है और वो देखने में भी मिलता है। और यदि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं तो लाजमी है कि वो शीतकालीन यात्रा पर भी जाएंगे और यात्रा पर जाकर कहीं ना कहीं निरीक्षण भी करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड शीतकालीन यात्रा पर जाएंगे तो लाजमी है कि जो श्रद्धालुओं के अंदर का जो उत्साह है आने का उत्तराखंड और यात्रा पर कहीं ना कहीं वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है धनराज, बने रहिएगा हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं जहां पर आपको बता दें देश में HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मरीज मिलने के बाद उत्तराखंड में भी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। प्रदेश के अधिकांश मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों में वायरस की जांच और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था समय रहते की गई है। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड पहले से बने हैं और नोडल अधिकारी भी नामित है। आपको बता दें कि मानव मेटान्यूमो वायरस यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से आदेश जारी होने के बाद दून अस्पताल प्रबंधन हरकत में आ गया है। दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य ने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। दोनों अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि सीजनल इन्फ्लुएंजा व HNPV जो वायरस है यानी कि उसको लेकर अस्पताल में तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। अस्पताल में 8 बेड का एक ICU है। आइसोलेशन वार्ड पूर्व में ही तैयार किया जा चुका है। अधिकारियों और चिकित्सकों के साथ बैठक कर इस संबंध में जरूरी निर्णय लिए गए हैं। तो यहाँ पर तैयारियां HMPV वायरस से निपटने के लिए अस्पताल कर चुका है। दून के अस्पतालों में आपको बता दें कि जांच इलाज की पर्याप्त व्यवस्था जो है वो कर ली गई है। इसी के साथ हरिद्वार रुड़की में भी HMPV से निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कुमाऊं के अस्पतालों में HMPV की जांच की व्यवस्था की गई है। तो गढ़वाल के अस्पतालों में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड लोगों के लिए पहले से ही तैयार कर दिए गए हैं। श्रीनगर बेस मेडिकल अस्पताल में जांच के लिए लैब की व्यवस्था जो है वो कर ली गई है। चमोली में HMPV वायरस की जांच जिला अस्पताल में होगी। और आपको बता दें कि HMPV वायरस के वार्ड भी अस्पताल में रखे गए हैं और यहाँ पर आरक्षित जो है वो कर लिए गए हैं। नई टिहरी जिला अस्पताल एवं सभी CHC में जांच की सुविधा जो है वो भी उपलब्ध होगी। दून के सभी अस्पतालों में RT-PCR जांच की व्यवस्था भी रखी गई है मेडिकल प्रशासन की तरफ से। आपको बता दें HMPV की जांच रेस्पिरेटरी वायरस पैनल की 7 जांचों में शामिल है और इसको लेकर खासा तैयारी जो है वो की गई है, जहां पर HMPV की जांच के लिए पर्याप्त जांच किट भी उपलब्ध है और दून के सभी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड जो है बना लिए गए हैं। तो इसको लेकर लगातार प्रशासन जो है वो तैयार है और किस तरीके से तैयारियां की गई है वो भी आपके सामने है। धनराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धनराज से ही जानकारी लेते हैं। धनराज, जिस तरीके से केसेस आना एकदम से शुरू हो गए हैं, अब देश में 8 केसेस है, वहां पर किस तरीके की तैयारियां मेडिकल प्रशासन की तरफ से की गई है?
जी बिल्कुल रूपाली, देखिए जिस तरीके से अब देश के अंदर एक नया वायरस आया है HMPV, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दहशत बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड के अंदर हालांकि अभी कोई ऐसा मामला निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं, अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम अस्पतालों को कहीं ना कहीं निर्देश भी दिए गए हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाकर रखें, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि जो व्यवस्थाएं हैं वो शर्मराती हुई नजर आई थी। और इस बार इस तरह का यदि वायरस आता है और इस तरह की दिक्कतें यहाँ पर होती हैं तो उसमें कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, व्यवस्थाएं न चरमराए, उसको लेकर पहले से ही तैयारियों के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए और वो देखने में भी आ रहा है कि हेल्थ विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं तमाम जो अस्पताल हैं, चाहे मैं राजधानी देहरादून की बात करूं या रुड़की की बात करूं या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूं, तमाम क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है। क्योंकि कल राजधानी देहरादून में भी जो दून सबसे बड़ा हॉस्पिटल है राजधानी देहरादून का, उसमें भी एक बैठक CMS के और प्राचार्य के द्वारा ली गई थी और जिसमें साफ तौर पर जो तैयारियां हैं उसके करने के निर्देश भी दिए गए हैं। क्योंकि अभी भी बताया गया है कि 8 बेड का जो ICU है वो तैयार कर लिया गया है, ताकि आने वाले समय में यदि संक्रमण बढ़ता है तो उससे कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और वहीं जो HMPV की जो कहा जाए कि जो जांच है वो भी शुरू कर दी गई है और कई जगहों पर इसकी जांच होनी भी शुरू हो चुकी है उत्तराखंड के अंदर। और वहीं माना जा रहा है कि यदि इस तरह का मामले उत्तराखंड के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको समय से निपटा लिया जाए, इसलिए ये सभी तैयारियां पहले से ही दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। लोगों को भी कितना जरूरी है प्रिकॉशंस लेना, क्योंकि कोविड की तरह ही इसके लक्षण है और जाहिर सी बात है इस वक्त सर्दी भी बहुत ज्यादा है और उत्तराखंड में तो शीतलहर भी किस तरीके से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर लोगों को एहतियात बरतना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं इससे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये वायरस आया है, इस वायरस का प्रभाव सीधा सीधा कहीं ना कहीं बच्चों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हमने देखा कि अभी तक देश के अंदर 8 मामले निकलकर सामने आए और 8 में से लगभग 5 मामले कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़े हुए हैं, यानी कि 3 माह 4 माह 5 माह इस तरह के बच्चे कहीं ना कहीं इसमें अधिक संक्रमित हो रहे हैं। तो उनसे उनको बचाने के लिए भी जो बच्चों का वार्ड होता है वो भी यहाँ पर अतिरिक्त बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपने बात की सुरक्षा की कि सुरक्षा कितनी जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना काल में कि किस तरह के जो लक्षण निकलकर सामने आ रहे थे वही लक्षण कहीं ना कहीं इस वायरस में भी देखने को मिल रहे हैं। और वही जो सुविधाएं कहें या कहे जाए कि सुरक्षा के लिए जो इंतजाम होने चाहिए वही यहाँ पर रखे गए और जो गाइडलाइंस है वो भी सरकार के द्वारा जारी की जा रही है। और साफ तौर पर उसमें भी कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में से बचना होगा और उसके साथ ही जो मास्क लगाने की व्यवस्था है वो मास्क लगाना होगा और इसके साथ ही हाथ धोने की जो व्यवस्था की गई थी कोरोना काल में वही सेम जो प्रोग्रेशन उस समय निभाए गए थे वही अभी भी निभाने होंगे। तो यहाँ पे धनराज हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए, मेडिकल टीम किस तरीके से काम कर रही है? क्या प्रॉपर टेस्टिंग की जा रही है उन लोगों को जिनको छोटी मोटी खांसी जुकाम मौसम के खराब होने के चलते भी है, तो प्रॉपर टेस्टिंग उनकी HMPV वायरस को लेकर भी की जा रही है क्या वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए जो कहा जाए कि जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं टेस्टिंग करने की बात की गई है, लेकिन अभी टेस्टिंग शुरू नहीं की गई है। लेकिन उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि यदि किसी को खांसी जुकाम बुखार 5 दिन तक रहता है तो कहीं ना कहीं उसको टेस्ट कराना अनिवार्य होगा, क्योंकि इसका असर जो माना जा रहा है 4-5 दिन के बाद यदि लंबी खांसी जुकाम रहता है तो कहीं ना कहीं वो अधिक संक्रमित हो सकता है। तो उसका टेस्ट कराना अनिवार्य होगा और उसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उत्तराखंड के अस्पतालों में शुरू कर दी गई है और जल्दी वो व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो टेस्टिंग का काम है वो भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ उत्तराखंड में भी यहाँ पर बात की जाए तो HMPV वायरस को लेकर पूरी तैयारियां मेडिकल प्रशासन द्वारा कर ली गई है। बेडिंग से लेकर RT-PCR टेस्ट की बात हो तो हर एक चीज का इंतजाम किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज खास तौर पर लोगों को कही गई है कि अगर खांसी जुकाम जैसे लक्षण होते हैं तो तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए जरूर जाए। आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जल्द ही आपको बता दें प्रदेशवासियों को राशन के साथ खाद्य तेल के रूप में सरसों का तेल भी मिलने जा रहा है। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि धान खरीद के मामले में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश का आंकड़ा संतोषजनक रहा है और अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष में इसे और अधिक बढ़ाने के लिए
कहा गया है। बैठक में राशन की दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को तेजी से स्वीकृत कराने के निर्देश भी मंत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत आवश्यक है और प्रभावी बदलाव है और इस पर तेजी से काम करें। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हमारे जो चाहे वो अंत्योदय के परिवार हो, चाहे हमारे PHS कार्ड धारक हो, चाहे हमारे SFI के हमारे कार्ड धारक हो, सभी कैटेगरीज के कार्ड धारकों को समांतर रूप से हम लोग किसी न किसी रूप में, किसी न किसी सामग्री के रूप में सभी को समांतर सुविधा प्राप्त हो सके, जिसके लिए एक नया प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है, जिसमें पूर्व में चीनी प्रस्तावित थी, वो वर्तमान में भी चीनी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। इसके अलावा हम तेल भी प्रस्तावित कर रहे हैं कि हम सरसों का तेल जो है हर लाभार्थी तक पहुंचा सके। तो और भी अन्य चीजें, कुछ सामग्रियां और उसमें हम एड ऑन कर सकें, उसको लेकर एक विभागीय प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश आज दिए। धान खरीद की उसमें क्या अभी हमारी स्थिति है, उसकी भी समीक्षा की गई है। इसमें 2024-25 में जो हमारी धान खरीद का हमारा जो लक्ष्य था वो 7.50 मीट्रिक टन हमारे को लक्ष्य दिया गया था, जिसमें हम लोगों ने धान का जो क्रय है वो 6.58 मीट्रिक टन का हमारा धान क्रय हुआ है। इसके साथ ही हमारा जो रागी का क्रय है वो 2024-25 में इसका लक्ष्य था 5000 मीट्रिक टन। वो अभी हमारे पास में जो क्रय हुआ है वो लगभग 3184.825 मीट्रिक टन का हमारा क्रय हुआ है, जो कि पहले की तुलना में यह क्रय जो है वो बढ़ा है। इसके अलावा हमारे जो सस्ता गल्ला हमारी जो दुकान है, जिसको मैंने पूर्व में निर्देश दिए थे कि इनमें महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था अथवा उनको वरीयता जो है वो प्रस्ताव विभाग तैयार करे, जिसको लेकर आज समीक्षा की गई है। विभाग ने अपनी ओर से प्रस्ताव तैयार किया है, जहाँ पे शहरी क्षेत्र के लिए भी किया है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी किया है। जो प्रस्ताव अभी शासन स्तर पर पहुंचा है, निश्चित रूप से यह प्रस्ताव आज जैसे ही आगे बढ़ेगा तो आने वाले समय में हम लोग सस्ता गल्ला विक्रेताओं के रूप में हमारी महिलाएं जो है वह इस आरक्षण का लाभ ले पाएंगी और इसको जल्द से जल्द करने के निर्देश जो है वो विभाग के अधिकारियों को आज सख्ताई। उत्तराखंड में मौसम को लेकर मौसम विभाग ने पूर्ण अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का पूर्व अनुमान जारी किया है। विभाग ने सभी पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की बात कही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा और 11 से 12 जनवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ 11 तारीख से आ रहा है, तो 11 और 12 में जो मौसम वो बदलेगा उत्तराखंड में। और आप ये कह सकते हैं कि 11 तारीख को जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें अनेक जगह तक हल्की मध्यम तक की बारिश मिलनी चाहिए, जो अभी दिख रहा है। और जो हमारे अन्य डिस्ट्रिक्ट है या मैदानी क्षेत्र है उसमें कुछ जगहों तक में हल्की बारिश की संभावना 11 तारीख को दिख रही है। 12 को भी एक्टिविटी थोड़ी दिख ही रही है, तो 12 को भी आप ये कह सकते हैं कि हिल्स में जो है कुछ जगहों तक में वो रहनी चाहिए हल्की बारिश बर्फबारी। जहाँ तक बर्फबारी का सवाल है तो वो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उसके आसपास ही रहेगी, बहुत नीचे नहीं आ पाएगी क्योंकि तापमान बहुत कम हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसी तरह की स्थिति रहेगी और उसके बाद फिर मौसम आगे जो है 13 तारीख से साफ होना शुरू हो जाएगा, तो आगे फिर साफ है मौसम। तो इस तरह की स्थिति है, तो यही कहूंगा कि जो 11 और 12 को है उसमें मौसम बदलेगा, तो उसमें थोड़ी बारिश बर्फबारी वो मिलेगी जो है, तो हाई रिस्क में 3000 मीटर। उत्तराखंड में वन्यजीव और मानव का संघर्ष आए दिन देखने को मिलता है। हाल ही में स्लट में भी मानव और वन्यजीव के बीच संघर्ष हुआ। यहाँ पर मानव और वन्यजीव के बीच हो रहे संघर्ष को लेकर उत्तराखंड की लेस्डोन सीट से भाजपा विधायक महंत दलीप सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में वन्यजीव और मानव के बीच आए दिन संघर्ष हो रहे हैं। माताओं की गोद से बच्चों को छीनकर वन्यजीव ले जाते हैं। उन्होंने सरकार से इस मुद्दों को लेकर एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार विशेष सत्र नहीं आयोजित करती तो वो आने वाले शीतकालीन सत्र में सदन में उपस्थित नहीं होंगे। ये मानव और वन्यजीव का संघर्ष जो है यहाँ पर हम नित्य दिन जो है इससे हमारा साक्षात्कार होता रहता है और पहाड़ के लोगों की जिंदगी आदि मानव जीवों के बीच में गुजर रही है
और इस समय हद तो तब हो गई है जब माता के गोदों से भी जो है बच्चों को छीना जा रहा है। तो मेरा यही मांग थी कि सारी पूरी उत्तराखंड सरकार को जहाँ 71% जो है आच्छादित हो गया है वन क्षेत्र से, उस क्षेत्र में इसकी नीति के बारे में हमको क्या आवश्यकता है उसके बारे में चिंतन होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि एक दिन का सदन जो है यहाँ लगना चाहिए, जिसमें हम सारी अपनी परेशानियों का और अपने सुझावों को जो है केंद्र सरकार से भी और संबंधित एजेंसियों को। उत्तराखंड प्रदेश को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने के बाद राष्ट्रीय खेलों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी के जनपद मुख्यालय पहुंचने पर जिलाधिकारी आशीष भटगाई एवं पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने स्वागत किया। राष्ट्रीय खेलों के प्रति लोगों को जोड़ने एवं प्रेरित करने के लिए तहसील परिसर से जिलाधिकारी ने विशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही प्रचार रथ का अनावरण किया। मशाल तेजस्विनी एवं शुभंकर मौली के साथ लोगों के द्वारा फोटो एवं सेल्फियां खींची गई। रैली में देवभूमि बनेगी खेल भूमि व संकल्प से शिखर तक स्लोगनों आदि नारों से पूरा बागेश्वर गूंजा। स्थानीय लोगों द्वारा पारंपरिक परिधानों में रैली में प्रतिभाग किया गया। चमोली जिले में नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि प्रशासन के द्वारा आगामी 23 जनवरी को होने वाले मतदान की तैयारी शुरू कर दी गई है। पोलिंग पार्टियों को प्रथम बार का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके साथ ही चुनाव संबंधी सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा चाकचौबंद की जा चुकी है। निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया, नाम वापसी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अब पोस्टल बैलेट की हमारी प्रूफ रीडिंग होने के बाद प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग चालू है और हमारी टीम जिनके नोडल मुख्य कृषि अधिकारी हैं वो भी प्रिंटिंग प्रेस में गए हुए हैं और कल तक पोस्टल बैलेट भी हमारे यहाँ आ जाएंगे और स्ट्रांग रूम जो हमारा बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर में स्थापित होना है वहाँ भी अब कार्यवाही 2-4 दिन में PWD विभाग स्टार्ट कर देगा। और ट्रेनिंग जितनी भी हमारी पोलिंग पार्टीज हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, उनका एक राउंड पूरा हो चुका है और अब सेकेंड राउंड में एक और हम ट्रेनिंग करवाएंगे पोलिंग पार्टीज की और आशा है कि चुनाव हमारा। नगर निकाय चुनाव के ऐन वक्त पर कांग्रेस में नाराजगी थम नहीं रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में नाम शामिल न करने पर प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप खफा है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वफादार कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। यही कारण है कि पार्टी में कई सालों से काम कर रहे नेता अपमान महसूस कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें पार्टी के लिए समर्पित नेताओं की अनदेखी की गई है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि उनकी अनदेखी की जा रही है। उनको पूरे गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दी जा रही है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सेवा दल हेमा पुरोहित एवं भागीरथ भट्ट को गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल गलत है, नाराज नहीं है। मेरी उनसे कल भी बात हुई, आज भी हुई। किस तरीके से समाचार लिखा गया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बताने में मुझे हर्ष है कि वीरेंद्र प्रताप हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आंदोलनकारी भी हैं। उनको हम पूरे गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दे रहे हैं। हेमा पुरोहित जी जो हमारी सेवा दल की सम्मानित अध्यक्ष हैं, लंबे समय से अच्छा काम कर रही हैं, उनको और आदरणीय वीरेंद्र प्रताप जी को गढ़वाल मंडल के वरिष्ठ प्रभारी बना के भेजा जा रहा है। वो गढ़वाल मंडल की सारी जो सीट्स है, चाहे नगर पंचायत है, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, उनमें जाके चुनाव संचालन को देखेंगे और वहाँ किस तरीके से गतिविधियां गतिमान हो उसको वो देखेंगे। कुमाऊं में हमने भागीरथ भट्ट जी को और सतीश ननवाल जी को ये जिम्मेदारी दी है। वो भी वरिष्ठतम हमारे प्रभारी हैं और वो पूरे कुमाऊं में दोनों लोग घूम घूम के लोगों को। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर भाजपा ने पूरी रणनीति बना ली है। भाजपा ने जहां पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ के लेवल के कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ा ली है, वहीं अब जल्द ही भाजपा के स्टार प्रचारक निकाय चुनावों की कमान थामेंगे। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पार्टी के बूथ लेवल से पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है और 10 जनवरी से भाजपा के स्टार प्रचारक, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री,
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सभी सांसद, कैबिनेट मंत्री निकाय चुनावों के लिए प्रचार में उतरेंगे। इसमें स्टार प्रचारक जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं करेंगे। इस दौरान भाजपा चुनाव समिति की बैठकें भी होंगी। निकाय चुनाव के लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर वर्किंग कर रही थी और बूथ कमेटी के साथ साथ में हमने पन्ना प्रमुख तक के संगठन को और स्ट्रेंथिंग की है, मजबूती प्रदान की उसको। और अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है तो 10 तारीख के बाद हमने जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, इसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे सभी माननीय सांसदगण हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन सभी की हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज शाम तक तय हो जाएगा और इसमें जनसभाएं होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी, हमारी चुनाव संचालन समिति की बैठकें होंगी, रोड शो के कार्यक्रम होंगे। इन सभी कार्यक्रमों को हम विस्तृत रूप से तैयार करके और 11 तारीख से ये कार्यक्रम से आएंगे। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।